In this module, we will learn about the chemistry of class 10th, chapter 1st, topic number 2nd. ना जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस होंगे जिनके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हैपन हो रहा है ना। आज के वीडियो में हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डन है। केमिकल इक्वेशन, जैसा कि इक्वेशन इसके पहले भी हमने समझा है, इक्वेशन वर्ड का यूज किया है कभी मैथमेटिक्स में तो कभी फिजिक्स में या कभी केमिस्ट्री में अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इक्वेशन का एक्चुअल मतलब हम समझें तो हमें समझ में आता है इक्वेशन इज एक्चुअली अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोसेस ना। किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन जो हो जाता है उसी को बोलते हैं इक्वेशन ना। सो केमिकल इक्वेशन अगर समझना है हमें तो केमिकल इक्वेशन को हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का ना। और इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बोल सकते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हो गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ना इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। अब केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जरा समझें। केमिकल इक्वेशन को जब हमने समझा तो हमें तीन पार्ट समझ में आया था। पहला, those material which are initially taken na and those are called as the reactant na, and the final substance form also called as the product ना। और बीच में एक सिंपल सा एरो मार्क यूज करते थे जिसका मतलब होता था प्रोसेस और इसे बोल देते थे रिएक्शन और द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो कभी भी जब किसी एक केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट हैंड में तब भी इन्हीं तीन चीजों का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहला क्या, रिएक्टेंट, देन रिएक्शन और द प्रोसेस। क्लियर, प्रोसेस क्या हो रहा है, और लास्टली द प्रोडक्ट फॉर्म ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तीनों चीजों का ही हम सिंपली यूज करते हैं जब एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना। दूसरी चीज समझें, रिएक्टेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट ना। अगर कभी भी किसी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है तो हम लिख सकते हैं R1, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट 1 में ना। अब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेगा, या तो वह अपने आप को डिकम्पोज कर रहा होगा या आपस में एडअप हो रहा होगा। क्लियर। तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते समय एक चीज और ध्यान से समझना है कि अगर रिएक्टेंट सिंगल है या प्रोडक्ट सिंगल है तो उस केस में तो ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो हम ऐड यानी कि प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्रोडक्ट और द डिफरेंशिएट बिटवीन द टू रिएक्टेंट। मतलब अगर रिएक्टेंट भी दो है तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 विल गिव P1 प्लस P2। क्लियर। अब एक जरा केमिकल एक रिएक्शन सिंपल सा समझते हैं। किसका समझेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ना। तो वाटर को फॉर्म करते समय अगर रिएक्टेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट को समझें तो हमने लिखा हाइड्रोजन when react with oxygen it produces
वाटर। डन है। ये तो पूरा आपको क्या मिल गया, रिएक्शन मिल गया कि किस तरीके से जनरली केमिकल रिएक्शन हो रहा है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली अगर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन समझें तो केमिकल इक्वेशन भी दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला बोलते हैं वर्ड इक्वेशन और दूसरा हो जाता है सिंबॉलिक इक्वेशन। डन है। वर्ड इक्वेशन मतलब अगर वर्ड के फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाएगा, और इसी को अगर सिंबलाइज फॉर्म यानी कि जो भी रिएक्टेंट में केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट में केमिकल्स बन रहे हैं उनके अगर सिंबल्स लिख देते हैं, अगर वो एटम फॉर्म में है तो एटॉमिक सिंबल्स, और अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर सिंबल अगर लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिंबॉलिक इक्वेशन ना। जरा देखते हैं, पहला अगर लिखे इसका वर्ड इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स ना, ये प्रोसेस हो गया, गिव्स वाटर। क्लियर है। ये पहले तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी केमिकल इक्वेशन के लिए। डन है। दूसरा तरीका अगर इसके लिए देखें, क्लियर, जिसको अभी बोला सिंबॉलिक इक्वेशन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H ना, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी अपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता। आपको बताया गया क्लास 9th में कि गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, दे आर ऑलवेज फाउंड इन इट्स डायटोमिक मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर हाइड्रोजन के लिए लिख देंगे हम H2 प्लस O2, इट प्रोड्यूसेस वाटर का अगर एक केमिकल फॉर्मूला समझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझे, तो इट इज कॉल्ड एज H2O। क्लियर। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और द सिंबॉलिक इक्वेशन, और पहला वाला जो आप देख रहे हैं ये हो गया इसका वर्ड इक्वेशन। क्लियर है। तो मतलब इक्वेशन अगर इनिशियली हम क्लासिफाई करें, इक्वेशंस दो तरीके के होंगे, पहला हो गया वर्ड इक्वेशन और दूसरा हो गया सिंबॉलिक इक्वेशन। क्लियर है। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट कैन वी मोर रिप्रेजेंट इन एनी केमिकल इक्वेशन ना। अभी तो केवल हम जनरली दो चीजों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब तीन चीजों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ओवरऑल। देखें, पहला क्या, रिएक्टेंट क्या इस्तेमाल किए गए हैं, दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस का साइड क्या है, किस तरफ से किस तरीके पे मूव कर रहा है, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा। वी कैन ऑल्सो गिव सम ऑफ द अनदर थिंग्स which can be represent na in any of the chemical equation to inform more about the chemical reaction ना। chemical reaction में और भी तीन चीजों को जनरली हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं जो ये बताएगा कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या और चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं ना। वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं ना। तो मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए तीन चीजों का हो गया। पहला जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ना, मतलब जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है वो किस स्टेट में इन्वॉल्व हो रहा है, या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किस स्टेट में फॉर्म हो रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, जनरली अगर सॉलिड है ना, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड में है तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में स्मॉल s का यूज करते हैं उस सिंबल के नीचे। ठीक है। अगर वह लिक्विड में है तो लिक्विड के लिए स्मॉल l पैरेंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो गैसियस फॉर्म में है उसके लिए स्मॉल g का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ फोर्थ हो जाता है अगर वह एक्वस स्टेट में है। किस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी कि वाटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में है, उस कंडीशन पर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, AQ का रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। क्लियर। मतलब अब अगर इसी इक्वेशन में देखें
जो अभी देखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यहां पर क्या हो गया, H2 इज इन गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन किस में पाया जा रहा है, गैसियस फॉर्म में पाया जा रहा है। ऑक्सीजन इट इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म। नेक्स्ट, और जो यहां पर सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वाटर, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। अगर इस तरीके से हमने लिख दिया तो अब यह इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन और दे रहा है कि जो भी रिएक्टेंट यूज किए गए हैं या जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उनका स्टेट क्या है। क्लियर है। दूसरी चीज इसमें और जो इन्वॉल्व की जा सकती है वो क्या है ना, नेसेसिटी कंडीशन। क्या हो गया, कंडीशन रिक्वायर्ड, जो नेसेसरी कंडीशन इसके लिए जरूरी होगा वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें भी कई सारी चीजें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। पहला, जैसे अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो ये प्रोसेस वाले सिंबल यानी कि एरो मार्क के ऊपर हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं उस चीज का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या प्रेशर का रिक्वायरमेंट हो रहा है ना, कोई अगर प्रेशर किसी, जैसे इसी में अगर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए तो दोनों गैसियस फॉर्म में आते हैं, ये कभी भी आपस में ऐसे रिएक्ट करके लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसके लिए या तो प्रेशराइज किया जाए या तो इनको कंबस्ट कर दिया जाए। क्लियर है। तीसरा जो होता है, इसके लिए और भी कुछ नेसेसिटी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे पहला हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट, दूसरा फोटोकेमिकल्स जहां पर फोटोन पार्टिकल यानी कि सनलाइट का, यूवी रेज का रिक्वायरमेंट हो सकता है, और तीसरी चीज हो सकती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है इसको किसी और वीडियो में हम समझेंगे कैटलिस्ट क्या का काम क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए अगर समझें तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व हुए उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। मतलब दो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कैटलिस्ट बीच में आ गया तो उसने रिएक्शन को स्टार्ट तो नहीं कराया, इनिशियल एनर्जी नहीं दिया, लेकिन वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है। अब यानी कि तीसरे में तीन चीजें हो गई जिसका यूज हम बेसिकली कर सकते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रिसिटी, डन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है तब उसके लिए। दूसरा फोटोन पार्टिकल यानी कि सनलाइट, और तीसरा कैटलिस्ट। क्लियर है। ये जितने भी मोर इंफॉर्मेटिव वाली चीजें हैं ये हमेशा एरो के अप साइड या तो एरो के डाउन साइड में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है। कभी कभी अगर टेम्परेचर स्पेसिफिकली हमें पता नहीं है तो हम उसके लिए डेल्टा का इस्तेमाल कर देते हैं। प्रेशर के लिए हम एटीएम प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं। क्लियर। सनलाइट के लिए हम यूवी का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या एच म्यू भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और कैटलिस्ट, जो भी कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो कैटलिस्ट भी हम वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल इक्वेशन, what a chemical equation actually inform to us and how can we give more information with a chemical equation ना। तो आज की वीडियो के लिए हमने बेसिकली केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझा। कल की वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन ना, केमिकल इक्वेशन किस तरीके का होता है ना, जिसमें दो तरीके के होंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, और किस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। डन है। बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में और बेटर समझने के लिए चैप्टर नंबर 1 को। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।